उन सब का नाम उजागर होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के कौन कौन से नेता थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवा को आतंकवाद से किन लोगों ने जोड़ा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों ने हमारे देशभक्त भगत सिंह और उनके पूरे संगठन को क्रांतिकारी आतंकवादी का कौन सी विचारधारा थी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द कहा जाता था, किसके लिए कहा जाता था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए कहा जाता था। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के लिए किया जाता था। अब ये नया शब्द लेकर आ गए भगवा आतंकवाद। संसद से भी खत्म हो, मीडिया से भी खत्म हो और आम बोलचाल की भाषा में खत्म हो। कोर्ट खुद कह रहा है और सारे लोग खुद कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व का या भगवा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब जिन लोगों ने ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी वो दिग्विजय सिंह भी उससे इनकार करें, ये अलग बात है। 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश उन्होंने कही थी। वही है जो बार बार ये सिद्ध करने लगे थे कि कसाब कोई हिंदूवादी संगठन का आदमी है, कलावा पहन के आया था। और तुकाराम ओंबुले जी अपनी शहादत नहीं देते तो वो सिद्ध भी कर देते, जैसे कि इसमें सिद्ध करने का सफल प्रयास किया। वो भी सिद्ध हो गया था। कसाब नहीं पकड़ा जाता तो सिद्ध हो जाता। पकड़ा गया तो पता चला पाकिस्तान से आया था, वो पाकिस्तान में उसका घर है और पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधि चलाता है, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये सब उसका नेटवर्क था, ISI का नेटवर्क था। तो और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का क्या स्टेटमेंट था, आपने सुना था आपने कि पुरुष पुलिस वालों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को बेल्ट से बेरहमी से पीटा। रात भर पीटते थे और पीटते पीटते थक जाते थे तो माता बहन की गंदी गंदी गालियां देते थे। तो ये उस समय के कांग्रेस सरकार जो है उसको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पैर धोकर सारे कांग्रेसियों को पीना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने ईडी को, NIA को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से बंधक बनाकर रखा था। यहाँ पर दोष कांग्रेस की सरकार का है जिसके प्रमुख रहे दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि भगवा आतंकवाद 26/11 RSS की साजिश, अजीज बर्नी की पुस्तक का विमोचन करने वो गए थे। यहाँ पर पूरा का पूरा दोष जो है ना कांग्रेस सरकार का है, जो सरकारी एजेंसियों का जिसने गलत इस्तेमाल किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चरण का धोवन ले जाएं, सभी कांग्रेसी उसको पिए, तब उनका पाप कुछ ना कुछ कम होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट सामने आता है और उस ब्लास्ट से एक नाम निकल के सामने आता है भगवा आतंकवाद, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। और 2008 में भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ दी जाती है कांग्रेस के शासनकाल में। अब 2008 से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित सहित 7 को अपराधी बना के न्यायालय में पेश किया जाता है। उनकी लगातार पेशियाँ चलती हैं, गिरफ्तारियाँ की जाती है, NI कोर्ट में पूरा मुकदमा चलता है। लेकिन 2025 आते आते आज आखिरी डेट थी और न्याय सुना दिया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये 17 साल एक आम आदमी के लिए कितने कीमती होते हैं? 17 साल अगर वो जेल में गुजार देता है, न्यायिक प्रक्रिया में गुजार देता है, तो क्या गुजरती है ऐसे लोगों के ऊपर और क्या गुजरती है ऐसे लोगों के परिवारों के ऊपर? तो पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फैज खान जी, चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, जो आपने शब्द कहा उस शब्द से मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। भगवा आतंकवाद किसी की थ्योरी गढ़ी गई, उसको हमको बार बार शब्द वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवा त्याग है, भगवा तप है, भगवा तपस्या है, भगवा तर्क है, भगवा तथ्य है, भगवा तर्क है, भगवा तेज है, भगवा तीर है, भगवा तलवार है, भगवा तरुणाई है। भगवा कभी आतंक से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि भगवा में जितनी ऊंचाई है उतनी गहराई है। इसलिए तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रखा गया। आप भगत सिंह ने मेरा रंग दे बसंती चोला कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए तो उन्होंने भगवा रंग कहा। भगवे को ही चिश्ती रंग कहते हैं, कभी नेट में सर्च करके देखना। महाराजा ययाति से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर आज भी हमारा ध्वज भगवा है, हर एक मंदिर पे लहराया जाता है। इसी को लेकर तिरंगे में सबसे ऊंचा स्थान भगवे को दिया गया। वो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के इस रंग को, इस ध्वज को, सूर्य के रंग को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं। आप मेरे से नहीं कह सकते ना ये बात। मीडिया
ने तो नहीं कहा भगवा आतंकवाद, कांग्रेस सरकार ये शब्द लेके आई 2008 में, जिसका हिस्सा थे दिग्विजय सिंह भी थे, पी चिदम्बरम भी थे, सुशील शिंदे भी थे। तो कोई मीडिया में तो ये शब्द नहीं आया, पहले तो संसद में गूंजा ये शब्द, उसके बाद मीडिया में आया। मीडिया ख़त्म कर दे इस बात को। मीडिया जितना दिखाता है ये शब्द, जितना एक समय पता है क्या चलता था, क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द कहा जाता था। किसके लिए कहा जाता था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए कहा जाता था। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के लिए किया जाता था। सचिन नाथ सान्याल के लिए किया जाता था। मास्टर सूरसेन और प्रीतिलता वादेदार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था हमारी पाठ्य पुस्तकों में, पता है आपको? क्रांतिकारी आतंकवाद, उसको हमने ख़त्म किया। अब ये नया शब्द लेकर आ गए भगवा आतंकवाद। संसद से भी ख़त्म हो, मीडिया से भी ख़त्म हो और आम बोलचाल की भाषा में ख़त्म हो। कोर्ट खुद कह रहा है और सारे लोग खुद कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व का या भगवा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब जिन लोगों ने ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, वो दिग्विजय सिंह भी उससे इनकार करें, ये अलग बात है। 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश उन्होंने कही थी। वही है जो बार बार ये सिद्ध करने लगे थे कि कसाब कोई हिंदूवादी संगठन का आदमी है, कलावा पहन के आया था। और तुकाराम ओंबुले जी अपनी शहादत नहीं देते तो वो सिद्ध करने पे सिद्ध भी कर देते, जैसे कि इसमें सिद्ध करने का सफल प्रयास किया। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो ये सिद्ध हो ही गया था कि भगवा आतंकवाद था 26/11। वो भी सिद्ध हो गया था। कसाब नहीं पकड़ा जाता तो सिद्ध हो जाता। पकड़ा गया तो पता चला पाकिस्तान से आया था, वो पाकिस्तान में उसका घर है। और पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधि चलाता है, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये सब उसका नेटवर्क था, आईएसआई का नेटवर्क था। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के मामले में भी 17 साल तक जो ये ट्रायल चला है, उसमें भी तो भगवा आतंकवाद की बात कही गई। फिर हम कहते हैं ये गंदगी करना आप छोड़िए। 17 साल तक किसी को आपने, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का क्या स्टेटमेंट था, आपने सुना था आपने कि पुरुष पुलिस वालों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को बेल्ट से बेरहमी से पीटा। रात भर पीटते थे और पीटते पीटते थक जाते थे तो माता बहन की गंदी गंदी गालियां देते थे। बहुत सारे ऐसे कृत्य करते थे जिसको मैं एक शर्मसार होकर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि माताएं बहनें देखती हैं। वो हमारी एक साध्वी ने सहा है। साध्वी जी ने तो खुला बोला है, कैमरे पे उनको अश्लील सीढ़ियाँ दिखाई जाती थी, उनका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट किया गया। समझ जाइए ना, आपने बोल दिया। हम कुछ मर्यादा के साथ कह रहे हैं, क्योंकि माताएं बहनें देखती हैं। उस पर क्या गुजरी होगी कि उनको इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा कि अश्लील सीढ़ियाँ दिखाई गई, उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और उनके साथ बहुत सारे गलत काम किए गए। तो ये भाई ट्रायल आप करते, आप जेल में ये कर रहे हो और 3rd डिग्री से भी पार कर रहे हो, किसी महिला के साथ कर रहे हो, और पुलिस वाले कर रहे हैं। तो ये उस समय के कांग्रेस सरकार जो है उसको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पैर धोकर सारे कांग्रेसियों को पीना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। एनआईए को पैर धो के नहीं पीना चाहिए, जो सरकार के दबाव में आके सीधे साधे साधुओं को प्रताड़ित किया, उनको इतना ज़्यादा कष्ट दिया, इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया, उन्होंने खुलेआम सारी बातें स्वीकार की हैं। तो एनआईए का दोष है नहीं है कि केवल सरकार का दोष रहेगा? एनआईए के सरकार के दबाव में काम करती है, आज ये साबित कर रही है एनआईए। देखो, आपको इस बात को समझना होगा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 2 इसमें हमको आपत्ति है, 2 इसमें जो बिंदु हैं उसको ठीक करो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में नहीं है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है, बिहार में नए तरीके से मतदाता सूची बना रहा है, कोई आपत्ति यानी कि सरकार का कोई दबाव नहीं है। सेना पे सरकार का कोई दबाव नहीं है, ईडी पे सरकार का कोई दबाव नहीं है, वर्तमान सरकार का। लेकिन आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने ईडी को, एनआईए को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से बंधक बनाकर रखा था। यहाँ पर दोष कांग्रेस की सरकार का है, जिसके प्रमुख रहे दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि भगवा आतंकवाद 26/11 आरएसएस की साजिश, अजीज बर्नी की पुस्तक का विमोचन करने वो गए थे। यहाँ पर पूरा का पूरा दोष जो है ना कांग्रेस सरकार का है, जो सरकारी एजेंसियों का जिसने गलत इस्तेमाल किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चरण का धोवन ले जाएं, सभी कांग्रेसी उसको पिएं, तब उनका पाप कुछ ना कुछ कम होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस सरकार पे तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन क्या एनआईए को खाली छोड़ देना, कुछ नहीं कहना, एनआईए को आईना नहीं दिखाना, ये सही रहेगा? क्योंकि एनआईए का भी बड़ा रोल रहा है और एनआईए के कोर्ट ने ही आज एनआईए ऐसी बड़ी एजेंसी के मुंह पे थूक दिया बेइज्जत बरी करके। मैं यही तो कह रहा हूँ
जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस के दबाव में ये दुष्कृत्य किया उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जब सुरक्षा जांच एजेंसियां निष्पक्ष हुई और आज जो वो छूट गई हैं, बरी हो गई हैं, बाकी 7 लोग भी बरे हो गए, तो हम उस न्यायाधिकरण का सम्मान करते हैं कि जिन्होंने न्याय किया। लेकिन प्रश्न तो वहीं का वहीं है ना, जिन अधिकारियों ने दबाव में गलत काम किया उनको भी दंड होना चाहिए, जिन कांग्रेस के नेताओं में दबाव में हुआ उनको भी दंड होना चाहिए। और साध्वी जी का और बाकी 7 लोगों का जो 17 साल माथे पर कलंक लेकर घूमते रहे आतंकवाद का, उसका बदला आप कैसे चुकाओगे? ये भी कांग्रेस को एनआईए तो को 17 साल के वनवास के बदले अब कांग्रेसियों के ऊपर भी तो मुकदमा चलना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए। जिन जिन कांग्रेसियों ने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा और उसको 100% सही ठहराने के लिए गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कराए, एनआईए का यूज किया, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर अब मुकदमा नहीं चलना चाहिए क्या? उनकी जाँच नहीं होनी चाहिए? उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए। भगवा शब्द जिन लोगों ने गढ़ा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। एनआईए के कौन कौन वो अधिकारी थे कि जिनके कारण ये केस दर्ज किया गया? एनआईए के कौन कौन वो ऑफिसर थे जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 3rd डिग्री से भी ऊपर का टॉर्चर करते थे? उनको अश्लील सीडी दिखाई जाती थी, यौन विकृत लोग उनको टॉर्चर करते थे, वो कौन थे? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बेल्ट, चमड़े के बेल्ट से पीटते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, उन सब का नाम उजागर होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के कौन कौन से नेता थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवा को आतंकवाद से किन लोगों ने जोड़ा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों ने हमारे देशभक्त भगत सिंह और उनके पूरे संगठन को क्रांतिकारी आतंकवादी का, कौन सी विचारधारा थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम इस बात का समर्थन। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य प्रबल था, क्योंकि मैं एक साधु थी इसलिए मैं आज जिंदा हूँ, अगर मेरी जगह कोई होता तो जीते जी मर गया होता। अरे हो ही रहा है भाई, लड़कियां आत्महत्या कर, पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्यों? ये टॉर्चर से तंग आकर। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कितने युवाओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया, कितनी लड़कियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, कितने बेकसूर लोग जेल में चले जाते हैं। वो तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मैंने कहा ना भगवा के बारे में कि भगवा त्याग है, भगवा तपस्या है, भगवा तप है, भगवा तथ्य है, भगवा तर्क है, भगवा तेज है। भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवा में जितनी ऊंचाई है भगवा में उतनी गहराई है। भगवा इस देश की तरुणाई है और उसी का प्रतीक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आई कि वो भगवा वस्त्र धारण करती रही, भगवा त्याग की भावना अपने मन में रखी रही। तो आज देखिए वो इतना कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की, वो डिप्रेशन में नहीं गई, समस्त कष्ट सहा और सत्य का सामना किया और सत्य के मार्ग पर चली। आज देखिए बरी हो गई। हम तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि भाई आपके ऊपर यदि कोई अन्याय करते, अत्याचार करते तो हिम्मत मत हारिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से आप मार्गदर्शन लीजिए, प्रेरणा लीजिए और ज़िंदगी को जी लीजिए। आप डिप्रेशन में नहीं जाइए, तनाव में नहीं जाइए, आत्महत्या का मार्ग नहीं चुनिए। आपने कहा प्रेरणा लीजिए, तो प्रेरणा लेके तो 17 साल कोई बेगुनाह जेल में बंद हो जाएगा, वो ठीक रहेगा? नहीं, यानी कि आप पर अन्याय हो, आप पर अन्याय हो, आप पर अत्याचार हो, आप पर आरोप लगाए जाएं, आपको तनाव में लाने का प्रयास किया जाए, आपको कलुषित, आपको आरोपित किया जाए, तो आप कितने लोग होते हैं बेचारे सुसाइड कर लेते हैं फांसी लगाकर। नहीं, सत्य के साथ आप चल रहे हैं, सत्यमेव जयते, जीत आपकी होगी। सत्यमेव जयते ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जीत हुई, सत्यमेव जयते भगवा की जीत हुई, सत्यमेव जयते भारतीय संस्कृति की जीत हुई। क्योंकि भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा व्यक्ति, भगवे के तले पला बढ़ा व्यक्ति कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन 17 साल तक एक साध्वी को कलंकित किया जाता है और अन्य 7 आरोपी जो बड़े बड़े उच्च पदों पर रह चुके हैं, जो सम्मानी नागरिक थे, उनके ऊपर कलंक लगा दिया जाता है आतंकवाद का। तो क्या गुजरती होगी ऐसे परिवार पर? कल के दिन मान लो आप भी एक अच्छे परिवार से हैं और कल के दिन आपके ऊपर भी कोई आतंकवाद का आरोप लगा के कोई एजेंसी आपको बेगुनाह होते हुए भी जेल में डाल दे, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी? 17 साल कैसे गुजरेंगे आपके? देखिए, वो तो आपको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी और उनके परिवार की और जो बाकी 7 लोग थे उनके परिवार की मनः स्थिति आपको समझना होगा कि आस पड़ोसियों ने कैसे उनको प्रताड़ित किया होगा,
आतंकवादी कहा होगा, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया होगा, उनसे वार्तालाप बंद कर दिए होंगे, उनसे नाते रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई होगी, उनसे रोटी बेटी का रिश्ता ख़त्म कर दिया हो गया, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया होगा। हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से लोगों ने संबंध तोड़ लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास एक ही उपाय बचता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की, संघर्ष करते रहे। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। भारत महान मेरा, आगे तभी बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। भारत महान मेरा, आगे तभी बढ़ेगा। ये बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथ साथियों ने चरितार्थ करके दिखाई। गीता का वचन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजया। गीता का पहला ही श्लोक, पहला ही शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र युद्ध का मैदान है, इसलिए संग्राम और युद्ध से भागो नहीं, अंततः विजय हमारी होगी। अब एक सवाल मेरा आखिरी है, इसका भी आप जवाब दीजिए। ये तो हाई प्रोफाइल लोग थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक धार्मिक साध्वी थी, और भी लोग सर्विस वाले थे जो सरकारी सर्विस में रह चुके, कोई कर्नल भी था। लेकिन एक आम नागरिक ऐसे केसों में बीत जाता है, उसकी तो कोई खोज खबर भी नहीं लेता है। और वो ये तो 17 साल हैं, कई तो मुजरिम ऐसे बंद हैं जेल में जिन्होंने कोई क्राइम भी नहीं कर रखा, तो उम्र कैद की सज़ा भोग रहे हैं, और बाद में पता लगते हैं तो बेगुनाह थे। अभी भी कई केस समाज में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने उम्र कैद की सज़ा भोगते भोगते केस लड़ा और आज बाज बरी हो गए। तो ऐसे कलंक की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई कोर्ट गलत फैसला सुनाता है, किसी के जीवन के 25 साल खराब करता है, सरकारें या एजेंसी के माध्यम से किसी का जीवन खराब किया जाता है, तो उसकी भरपाई क्या होनी चाहिए? एक अभी बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आपने छेड़ा है। इस पे तो मैं संक्षिप्त में अभी यही कहूँगा, ज़्यादा बोल नहीं सकता। जैसे कि न्यायपालिका में सुधार की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हमें। जैसे व्यवस्थापिका में बहुत सुधार हुए, कार्यपालिका में बहुत सुधार हुए, न्यायपालिका में भी एक नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया, जज बनाने के सिस्टम, इस पर लंबे से और शुरू से और प्रारंभ से और जड़ से काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो 20-20, 25-25 साल लोगों के बर्बाद होते रहेंगे। कुछ आप प्रधानमंत्री तक के लिए लोकपाल जैसे सिस्टम की जब यहाँ पर बात होती है, तो न्यायाधीशों और न्यायपालिका के लिए भी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी हम भारत के लोग, जनता से बढ़कर कुछ नहीं, तो सब कुछ जनता के नीचे होना चाहिए। न्यायपालिका का नए सिरे से सुधार होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। चलिए, धन्यवाद।